बैंकर्स, दिस इज संध्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा AMLA एंड KYC गाइडलाइंस के ऊपर। ये जो चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो काइंडली प्लीज़ पहली वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आप लिंक कर पाओगे फिर आगे फर्दर। ठीक है, तो वो जो क्लास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। काइंडली पहले आप वो क्लास ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, तो AMLA एंड KYC गाइडलाइन हमने कल के सेशन में डिस्कस करा कि जहाँ पे हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या है। हम जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट मनी में क्या करा जाता है, कन्वर्ट करा जाता है ना। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करा जाता है। एंड ये जो प्रोसेस है ये भी हमने डिटेल में डिस्कस करा था। आई होप सो कि आप रिकॉल कर पा रहे हों। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हमने अच्छे से डिस्कस करा कि किस तरीके से यहाँ पे थ्रू प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन के ज़रिए यहाँ पे जो ब्लैक मनी है उसे वाइट मनी में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, एंड मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए यहाँ पे या इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए हमें एक एक्ट देखने को मिलता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2002 में आया। एंड फोर्स में कब आया, इनेक्ट करा गया 2002 में, एंड फोर्स में कब आता है 2005 में। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिस्कस करा कि ऑब्जेक्टिव क्या है PMLA के। फिर हमने कुछ सेक्शन डिस्कस करे, ये जो PMLA एक्ट है जिसमें हमने सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 45 जो है इसके बारे में देखा। ठीक है, फिर हमने FIU IND के बारे में जाना कि जो अथॉरिटी है जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेशन में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहेंगी, है ना, उन्हें रिसीव करना, प्रोसेस, एनालाइज, डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, ये सारा काम FIU IND का है। एंड FIU IND को यहाँ पे बैंक्स ने कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट करवानी होती है। ठीक है, जिसमें हमने देखा कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट एंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है ये 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, एंड क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, काउंटरफीट करेंसी, ये 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ को जो है सबमिट करवानी होती है FIU IND के पास। एंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है जब सस्पिशन क्रिएट हुआ उसके 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, फिर अगर आप ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर इनके साथ अगर आप कंप्लाई नहीं करते, ये एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो यहाँ पे क्या क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। फिर हमने ये डिस्कस करा था कि सबसे पहले रिटन वार्निंग दी जाएगी, फिर बोला जाएगा कि ये रेमेडियल मेजर जो हैं आप लीजिए। फिर भी अगर आपने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करा तो पेनल्टी जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख जो पेनल्टी है पर वायलेशन वो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अभी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने यहाँ तक जो है अपना चैप्टर जो है अच्छे से कवर करा है। अगर किसी ने नहीं देखा कल का सेशन तो काइंडली प्लीज़ वो सेशन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि स्टेजेस क्या हैं फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में। टेररिज्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इलीगल वे से जो मनी है उसका यूज़ करके जो टेररिज्म एक्टिविटी है ये परफॉर्म करती हैं। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एंड ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको फाइनेंस प्रोवाइड करा जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, दैट्स वाई हम AMLA KYC में यहाँ पे देख रहे हैं फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, क्या क्या स्टेजेस हैं, किस तरीके से फाइनेंस जो है प्रोवाइड करा जाता है टेररिस्ट ग्रुप को। सबसे पहले रेज करा जाता है फंड, जो भी सिंपैथर्स होंगे, सिंपैथी होएगी जिनको भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, फंड रेज करेंगे। या फिर ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये इलीगल मीन्स से, इलीगल एक्टिविटीज से फंड जो हैं वो रेज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, पहला स्टेज क्या रहेगा, रेजिंग ऑफ फंड्स। ठीक है, तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे फंड जो है रेज करेंगी फ्रॉम देयर सिंपैथाइजर्स, बोथ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी हो सकता है, या फिर वो जनरेट करेंगे अपना फंड्स थ्रू इलीगल मीन्स। ठीक है, देन मूविंग अभी हो सकता है कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप है ना, अभी हो सकता है वो जो टेररिस्ट ग्रुप है वो वही कंट्री में हो या वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर पे वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंड है उन्हें मूव करवाया जाएगा वहाँ तक। ठीक है, तो सेकंड स्टेज पहले रेजिंग ऑफ फंड, उसके बाद मूवमेंट ऑफ फंड जहाँ पे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंट्रीब्यूटर टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन लोकेटेड एनीवेयर
नॉट ओनली इन देयर होम कंट्री बट अक्रॉस द वर्ल्ड। जो भी सिंपेथाइजर्स हैं, जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फंड टेररिस्ट ग्रुप को, हो सकता है वो उन्हीं की कंट्री में रहते हो सकता है ना रहते हों। अगर तो नहीं रहते तो डेफिनेटली फंड्स को यहाँ पे मूव करवाया जाएगा टेररिस्ट ग्रुप के पास, ठीक है। देन थर्ड वन इज स्टोरिंग। अभी हो सकता है उनको ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, मान लो कोई गन्स या कुछ भी इन्होंने है ना टेररिस्ट अटैक करना, उसके लिए इन्होंने फंड चाहिए। जब भी उनको फंड चाहिए होगा तब भी वो उसका यूज़ करेंगे, तब तक उसे स्टोर करके रखेंगे। तो थर्ड स्टेज यहाँ पे क्या रहेगी, स्टोरिंग, ठीक है। स्टोर करके रखा जाएगा इसको इंटरम बैंक अकाउंट्स में। इंटरम बैंक अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे टेम्पररी बेसिस के ऊपर, परमानेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन जाने से पहले अगर यहाँ पे टेम्पररी बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शन को जहाँ पे स्टोर करा जाता है वो रहते हैं आपके इंटरम बैंक अकाउंट। तो जब पैसा चाहिए, जब उनके पास आ गया एंड जब उनको पैसा चाहिए, इसके बीच में एक गैप है ना, वो गैप के लिए इन्होंने पैसा क्या है, स्टोर करके रखना है। कहाँ पे स्टोर करके रखा जाएगा, इंटरम बैंक अकाउंट्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज़ करा जाएगा जिस भी पर्पज़ के लिए, जो भी इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए जो पैसा है इसका यूज़ करा जाएगा। तो 4 स्टेजेस हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की। सबसे पहले रेजिंग, दूसरा मूविंग, थर्ड वन इज स्टोरिंग, फोर्थ वन इज यूजिंग। आई होप सो चारों स्टेजेस क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद अभी हम टॉपिक कवर करेंगे KYC, नो योर कस्टमर पॉलिसी, है ना। तो KYC की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं AMLA KYC गाइडलाइन, है ना। AMLA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। KYC हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल के सेशन में देखा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है उसमें हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल जो है वो देखने को मिला। बैंक्स का जो रोल है, ठीक है, चाहे यहाँ पे मैं बात करूँ कि डायरेक्टली वो इंडल्ज नहीं है ना, या जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बैंक्स का रोल जो है वो देखने को मिला। तो यहाँ पे बैंक्स अपनी तरफ से क्या चीज़ कर सकते हैं सो दैट कि ये एक्टिविटी को रोका जा सके, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फ्रेम करेगी KYC पॉलिसी, ठीक है, नो योर कस्टमर। सो KYC स्टैंड फॉर व्हाट, KYC नो, ठीक है, कि किसको जानना, अपने कस्टमर को, है ना, उसकी आइडेंटिटी को जानना कि वो जेन्युइन कस्टमर है, ऐसे ही कोई फेक, ठीक है, फेक कस्टमर तो नहीं है, जेन्युइन कस्टमर है, उसकी आइडेंटिटी को जानना। किसको जानना ज़रूरी है, whom should know, जो भी मैनेजर्स हैं, बैंक मैनेजर हैं, एम्प्लॉय जो है बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, ठीक है, उसको जानना। कस्टमर की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने भी यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है, अपना रिपोर्टिंग एंटिटी के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, कस्टमर कहलाएंगे, ठीक है। अगर मैं PMLA एक्ट की बात करूं, PMLA एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमर बेसिकली कौन है, जिन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, बैंक्स के साथ। अगर बैंक्स के साथ किसी भी पर्सन ने यहाँ पे कोई भी नेचर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है, या वो पर्सन के बिहाफ के ऊपर किसी और पर्सन ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है, तो वो क्लाइंट कहलाएगा कस्टमर, ठीक है, वो पर्सन कहलाएगा कस्टमर। कस्टमर बोल लो, क्लाइंट बोल लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। KYC नॉर्म के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो जो ट्रेडिशनल कस्टमर की डेफिनेशन है उससे थोड़ा डिफरेंट है। किस तरीके से, इसमें हम वो पर्सन तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे जो डेली बेसिस के ऊपर डील करता है ना, बैंक के साथ डेली बेसिस के ऊपर डील करता है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे जो पर्सन उसके बिहाफ के ऊपर डील कर रहा है, ठीक है, उसके बिहाफ के ऊपर डील कर रहा है, उसको भी हम कस्टमर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, कस्टमर की डेफिनेशन में लेंगे। सो इट इंक्लूड नॉट जस्ट द पर्सन इन हुज नेम द डीलिंग आर कैरिड आउट विद द बैंक, बट ऑल्सो दोज हु एक्चुअली एक्ट फॉर सच पर्सन। जो तो डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, उसको तो आप बोल दोगे ये कस्टमर है। अगर उसके बिहाफ के ऊपर भी कोई पर्सन कर रहा है तो वो भी यहाँ पे कस्टमर की डेफिनेशन के अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू KYC नॉर्म्स, ठीक है। सेकेंड वन इज इट कवर नॉट ओनली द अकाउंट होल्डर एंड दोज हैविंग अ कंटिन्यूड रिलेशनशिप, बट ऑल्सो दोज हु अवेल ऑफ एनी ऑफ द सर्विस। तो जिन्होंने यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाया वो तो यहाँ पे सर्विसेज ले रहे हैं, है ना, उनका यहाँ पे कंटिन्यूड बेसिस के ऊपर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड है बैंक के साथ, ठीक है। लेकिन जिनका यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं है लेकिन कोई सर्विस ले रहे हैं बैंक से, वो भी कस्टमर की डेफिनेशन के अंदर आएंगे अंडर KYC नॉर्म्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज
फॉर द पर्पज ऑफ KYC रिक्वायरमेंट बैंक्स यहाँ पे क्या है, वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो है कस्टमर को ऑफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट जो है इंक्लूडिंग फिक्स्ड डिपॉजिट, डिफरेंट फॉर्म जो हैं डिपॉजिट्स के वो अवेलेबल है ना, कि आप इस तरीके से जो है ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो, सेविंग, करंट, ठीक है, FD, इस तरीके से। क्रेडिट फैसिलिटी, चाहे मैं फंड बेस की बात करूँ चाहे नॉन फंड की बात करूँ, नॉन फंड जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक, ठीक है। रिमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाता है यहाँ पे बैंक की तरफ से। डीमैट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसकी हेल्प के साथ आप सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल कर सकते हो, ठीक है। PPF अकाउंट, पेंशन फंड अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करी जाती है बैंक की तरफ से। बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, है ना, कि किसी कंपनी का इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड जो है ये सेल करा जाता है बैंक की तरफ से। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है ये प्रोवाइड करते हैं। सेफ कस्टडी जो सर्विसेज हैं, सेफ कस्टडी आर्टिकल सर्विसेज जो हैं, लोकर फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ, ये सारी सर्विसेज जो हैं बैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन की एलिमेंट ऑफ नो योर कस्टमर पॉलिसी, तो क्या क्या एलिमेंट जो हैं हमने ध्यान में रखने हैं KYC पॉलिसी के अंदर। सबसे पहला कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी कि भाई आप किस कस्टमर को एक्सेप्ट करोगे एज कस्टमर ऑफ द बैंक। डेफिनेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बोला है, उन्होंने सबमिट करवाया, आपने एक क्राइटेरिया सेट करा है कि भाई अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल करा, यू आर एक्सेप्टेड एज अ कस्टमर ऑफ द बैंक, कि आपने ये फोटोग्राफ सबमिट करवाना है, आपने ये जो है ID प्रूफ सबमिट करवाना है, ये फॉर्म फिल करना है। क्राइटेरिया जिसने वो फुलफिल करा आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, है ना, कि आप किसको एक्सेप्ट करोगे एज ए कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है। ये कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, कि किस प्रूफ ऑफ ID को आप मानोगे जिसको देख के आप जो कस्टमर की आइडेंटिटी है उसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक प्रूफ ऑफ एड्रेस, यही दोनों चीज़ें मिलके आपका बनता है OVD, ठीक है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। एंड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो 6 यहाँ पे क्या है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, जिनको एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस आप शो कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाएगा इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन यही टॉपिक है। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रेगुलर बेसिस के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कि हाई रिस्क यहाँ पे जो अकाउंट है, मीडियम रिस्क है या लो रिस्क कस्टमर है, डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पे जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग रहेगा, ठीक है। अगर कोई सस्पिशन क्रिएट हो, जैसे मान लो कि नॉर्मल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है किसी कस्टमर के अकाउंट में वो 1000 से लेके लेट से कि 1 लाख तक रहता है, एंड कुछ दिनों में उसका जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करोड़ 2 करोड़ इस तरीके से हो रहा है, वो भी फॉरेन कंट्री में, तो सस्पिशन क्रिएट होगा ना, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम थर्ड एलिमेंट जो है रिस्क मैनेजमेंट, इसको अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट में जो रिस्क एसोसिएट है उसको आप सबसे पहले असेस करोगे एंड देखोगे कि क्या मेजर्स, क्या मीन्स ऑप्ट करें सो दैट कि हम इसको अच्छे से हैंडल कर लें, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे रिस्क बेस्ड अप्रोच, ठीक है, RBA। तो बैंक जो है रिस्क बेस्ड अप्रोच जो है इसका यूज़ करते हैं सो दैट कि रिस्क को कम करा जा सके, रिस्क को मिटिगेट करा जा सके। एंड किस रिस्क को आप कम कर सकते हो, किस रिस्क को आप कम कर सकते हो, जिसको आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, पता है कि आपको कि ये नेचर का रिस्क जो है ये हमें देखने को मिलेगा अगर हम ऐसी ट्रांजैक्शन करेंगे। जो आइडेंटिफाइड रिस्क है, आइडेंटिफाइड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच का यूज़ करा जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाइड रिस्क आपको पता है कि भाई इस तरीके का रिस्क जो है ये हमें देखने को मिल सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ जो हैं, प्लान जो हैं, है ना, प्रोसीजर जो हैं वो डेवलप करोगे सो दैट कि अगर आप वो पॉलिसीज़ को फॉलो करोगे, वो प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे तो ये जो रिस्क है इसे हम कम कर पाएँ। इसी को कहते हैं RBA, रिस्क बेस्ड अप्रोच, डिपेंडिंग अपॉन कि किस नेचर का रिस्क है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये रिस्क इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाइड रिस्क है, कीवर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिफाइड रिस्क है, टेक इनटू कंसिडरेशन दैट हमने पॉलिसीज़ जो हैं, प्रोसीजर जो हैं
प्लान जो है ये फ्रेम करें एंड ये पॉलिसीज एंड प्लान्स को फॉलो करके जो रिस्क है उसे मिटिगेट करा जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है कि भाई ये टाइप का रिस्क जो है ये इन्वॉल्व है ना, उसे प्रॉपर यहाँ पे असेस करा जाएगा, इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। आपने असेस कर लिया कि भाई ये नेचर का रिस्क जो है इसमें इन्वॉल्व है, प्रॉपर मेजर्स लिए जाएंगे सो दैट कि यहाँ पे मिटिगेट करा जा सके जो भी रिस्क होगा। ठीक है, जो भी रिस्क है यहाँ पे इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, बैंक जो है प्रोडक्ट सर्विसेज जो है ये ऑफर करते हैं एंड डेफिनेटली विद द इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी हम न्यू जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो ऑफर कर रहे हैं, उनमें कुछ न्यू फीचर्स हैं। ठीक है, अगर न्यू फीचर्स हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क भी एसोसिएट होंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे क्या करा जाएगा, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, सो बैंक शुड अंडरटेक असेसमेंट of and take effective measure to mitigate the money laundering and terror financing risk from the customer. ठीक है, next is customer risk categorization. So depending upon कि high risk customer है, medium या low, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासीफाई करा जाएगा कस्टमर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लो रिस्क कस्टमर की, मीडियम रिस्क कस्टमर एंड हाई रिस्क कस्टमर, तो इनका प्रॉपर KYC रहेगा। जो लो रिस्क कस्टमर है इनका 10 ईयर्स तक, जो मीडियम रिस्क है इनका 8 ईयर्स एंड जो हाई रिस्क है इनका हर 2 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर KYC जो अपडेशन है ये रहेगा। ठीक, अभी क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जब आप देखोगे कि भाई ये नेचर का रिस्क जो है ये इन्वॉल्व है ना, रिस्क को परसीव करने के लिए, रिस्क परसेप्शन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहला कि बिजनेस एक्टिविटी किस नेचर की है। ठीक है, क्या इसमें ज़्यादा अमाउंट जो है हमें देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल नेचर की है, नॉन फाइनेंशियल की है। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी किस नेचर की है ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करा जाएगा। देन लोकेशन ऑफ कस्टमर एंड हिज क्लाइंट, जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट जो है करा जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर, उनका सेल्स कितना है ना, पीरियोडिक बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, हाफ मंथली, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर क्या उनका टर्नओवर है। देन सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो कस्टमर का। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पे जो रिस्क है उसे परसीव करा जाता है, उसे देखा जाता है कि भाई इतना रिस्क जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के यू विल बी एबल टू असेस द, यू विल बी एबल टू परसीव द रिस्क। ठीक है, देन रोल ऑफ अदर फंक्शन, तो जो भी यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर्स रहेंगे, कॉन्करेंट ऑडिटर्स हैं, उन्होंने अपनी तरफ से प्रॉपर देखना है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, KYC एंड AMLA प्रोसीजर जो है क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो भी इनकी फाइंडिंग होगी, जो भी इनकी रिपोर्ट होगी, उन्हें सबमिट करवाना होगा किसको, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, क्वार्टरली इंटरवल्स में, मतलब हर 3 महीने बाद जो भी इनकी फाइंडिंग्स हैं, whether we are following KYC norms or not, इनको सबमिट करवाना है ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड के पास क्वार्टरली इंटरवल के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया कि विद द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम न्यू प्रोडक्ट जो हैं, सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे नेट बैंकिंग, RTGS, नेफ्ट, IMPS। अगर ये न्यू प्रोडक्ट हैं डेफिनेटली इनके न्यू फीचर्स हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली दे मे पॉज न्यू रिस्क। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के रिलेटिंग ये न्यू टाइप के जो रिस्क हैं ये भी हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर KYC प्रोसीजर हमने करना है, जब भी ये प्रोडक्ट जो है, सर्विसेज जो है ऑफर करनी है ना, तो प्रॉपर KYC प्रोसीजर फॉलो करना है सो दैट कि ये रिस्क जो है इसको मिटिगेट करा जा सके। ठीक है, देन स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग, जो बैंक का स्टाफ है डेफिनेटली यहाँ पे किस टाइप का रिस्क इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क होगा, क्योंकि स्टाफ की कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो जो बैंक का सिस्टम है वो उसके साथ फैमिलियर है, डेफिनेटली रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, हाई इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व है। तो जब भी आपने यहाँ पे स्टाफ को ऑप्ट करना है तो प्रॉपर यहाँ पे प्रोसीजर पॉलिसीज को फॉलो करते हुए ही उनको यहाँ पे ऑप्ट करना है एंड टाइमली बेसिस के ऊपर, सो दैट कि वो अपडेटेड रह सके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एंड
इनको बताना है कि भाई इस तरीके से अभी जो क्रिमिनल्स हैं वो इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, कि विद द एडवेंट ऑफ लेट्स से टेक्नोलॉजी कि वो ये मीन्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन वो यहाँ पे क्या है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ स्टाफ को फैमिलियर करवाना, ठीक है। देन ऑब्लिगेशन अंडर PMLA, तो क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। सबसे पहला आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन करनी है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, या जो भी OVDs हमने ऊपर डिस्कस करें ना 6 OVDs, तो प्रॉपर यहाँ पे जो कस्टमर की आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करके रखने हैं कम से कम 5 साल तक, ठीक है। जब भी यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से 5 साल तक ट्रांजेक्शन्स के जो रिकॉर्ड हैं वो मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। अगर मैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की बात करूं, कस्टमर्स की, बेनिफिशियल ऑनर्स की, है ना, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होते हैं ना अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो वो जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैं वो भी 5 साल तक जो हैं ये सेव करके रखने हैं, रिकॉर्ड जो है उनका मेंटेन करके रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट, जब वो पर्सन ने अकाउंट क्लोज करवा दिया या फिर रिलेशनशिप एंड हो गया बैंक के साथ, वो डेट से लेके 5 साल तक जो आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट और एंड ऑफ द रिलेशनशिप विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो भी चीज़ बाद में होगी फ्रॉम दैट डेट टू 5 ईयर तक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना है इन रिलेशन टू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, लेट्स से उनके बेनिफिशियल ऑनर हैं, कंपनी के बेनिफिशियल ऑनर हैं, ठीक है, उनके। कीप ऑल इन्फॉर्मेशन मेंटेन एंड फर्निश कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, प्रॉपर सीक्रेसी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, ठीक। अभी जो है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल के सेशन में हमने जो टॉपिक डिस्कस करा है एंड आज के सेशन में जो थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करा है, ठीक है, तो उसके रिलेशन में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सो दैट कि एक बार के लिए थोड़ा रिविजन हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा अगर आपको इसका आंसर पता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नो योर कस्टमर रेगुलेशन, तो KYC रेगुलेशन के रिलेशन में पूछा है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है। KYC मीन नो योर कस्टमर, सही है स्टेटमेंट ये, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड अंडर PMLA 2002, तो जो KYC नॉर्म्स हैं, आपका जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2002 में आया, तो इसके अंदर बताया गया, ठीक है। हमने डिस्कस करा था ना कि PMLA के अंदर जो KYC का मीनिंग है वो डिफरेंट है, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक है। KYC प्रोसेस में यहाँ पे वेरिफिकेशन रहता है, ID, एड्रेस, कस्टमर का प्रॉपर वेरिफिकेशन रहता है, फेस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सारी ही स्टेटमेंट सही है। हमसे ट्रू पूछा गया तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन डी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्शन डी के लिए ऑप्ट करा है दे आर करेक्ट। The next is money laundering. तो money laundering means what? Conversion of money which is illegally obtained to make them legitimate. Conversion of cash into gold to make them legitimate. Conversion of assets into cash to make them legitimate. All the above. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। ब्लैक मनी कौन सी, जो आपने इलीगल मीन्स से कमाई है, लेजिटिमेट सोर्सेज से नहीं कमाई, ठीक है। तो जो आपने इलीगल मीन से पैसा कमाया है उसको जब आप कन्वर्ट करोगे लेजिटिमेट वन में तो वो कहलाता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हुई, इट्स ऑप्शन ए। कन्वर्जन ऑफ मनी which is illegally obtained to make them legitimate, this is known as money laundering, ठीक है। The next is which of the following is odd one out in relation to money laundering? Placement, layering, integration, counterfeit। तो ये सारे बेसिकली क्या हैं, ये स्टेप्स हैं प्रोसेस के, ठीक है। ये स्टेप्स हैं प्रोसेस के। किसका प्रोसेस, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि सबसे पहले यहाँ पे प्लेसमेंट रहता है, प्लेस करा जाता है ब्लैक मनी को सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है लेयरिंग, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, इस तरीके से लेयर क्रिएट करी जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि ओरिजिन ऑफ फंड बेसिकली क्या है। फिर थर्ड स्टेज हमें देखने को मिलता है इंटीग्रेशन, जहाँ पे जो ब्लैक मनी है, ठीक है, उसे प्रॉपर यहाँ पे कन्वर्ट करके
एक कंट्री से दूसरी कंट्री उसको भेज के, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे जो है इंटीग्रेट करा जाता है, अपनी कंट्री में वापस लेके आया जाता है, लग्जीरियस एसेट्स में इन्वेस्ट करा जाता है, ठीक है, ये जो ब्लैक मनी है इसको, ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन, दैट स्टेज इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो तीन जो यहाँ पे स्टेजेस हैं हमें देखने को मिलती हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। काउंटरफीट जो है प्रोसेस का पार्ट नहीं है। काउंटरफीट का मतलब क्या है? फेक करेंसी, ठीक है। काउंटरफीट ये प्रोसेस का पार्ट नहीं है। हमसे ऑड वन आउट ही पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या है? इट्स ऑप्शन सी, ओनली फोर्थ। पहले तीनों सही हैं इन रिलेशन टू मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। The next question is, KYC compliance is a mandatory under the Prevention of Money Laundering Act 2005, Money Laundering Act 2004, Money Laundering Act 2002 and Money Laundering Act 2004। तो 2004 रिपीटेडली है। तो हमें पता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये इनैक्ट कब हुआ? ये इनैक्ट हुआ 2002 में, एंड फोर्स में कब आया? 2005 में। फोर्स में कब आया? 2005 में। तो जो KYC कंप्लायंस है, डेफिनेटली पहले एक्ट आया, एक्ट ने बताया होगा कि भाई इस तरीके से आपने चीज़ें करनी है, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, प्रोविजंस हैं, ठीक है, KYC पॉलिसी इस अकॉर्डिंग आपने चलना है, तो ये एक्ट ने बताया होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? इट्स ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FIU IND से है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। सो एज पर द FIU गाइडलाइन, अ बैंक हैज़ टू मेंटेन रिकॉर्ड इन केस ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सिसेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द बैंक। जो STR रिपोर्ट है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है, ये सबमिट करवानी होती है विद इन 7 डेज। किसको सबमिट करवानी होती है? FIU IND को, ठीक है। सबमिट करवानी किसने है? सबमिट करवानी है बैंक्स ने। कब सबमिट करवानी है? 7 दिनों के अंदर अंदर, अगर उन्हें कोई लगे कि भाई किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर सस्पिशन क्रिएट हो तो, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड है, ये जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, ये कितने टाइम तक जो है संभाल के रखना है, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये संभाल के रखना होता है कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल, ठीक है। फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सिसेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड बैंक, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इट्स ऑप्शन सी। जिन्होंने कल का सेशन अटेंड करा है वो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है रिपोर्ट्स के साथ रिलेटेड, क्योंकि कल हमने जो रिपोर्टिंग वाला टॉपिक है वो कल के सेशन में डिस्कस करा है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे ये क्वेश्चन के साथ। द नेक्स्ट इज, every reporting business is required by FIU standard to preserve record of all client identity information। तो क्लाइंट की आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं उनको कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है? 1 ईयर तक, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर? ये तो हमने अभी डिस्कस करा है ना। तो जो आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड रिकॉर्ड है वो कितने टाइम पीरियड तक संभाल के रखने हैं? 5 सालों तक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन डी, 5 ईयर्स तक जो रिकॉर्ड है वो संभाल के रखना है, ठीक है। OVD स्टैंड फॉर व्हाट? क्या ये ऑफिशियली वॉइड डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ऑफिशियली वैलिड डिसीजन, ऑफिस वैलिड डॉक्यूमेंट? तो OVD स्टैंड फॉर व्हाट? इट्स ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। इफ एन अकाउंट इज क्लासिफाइड हाई रिस्क, द फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट आर टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर डैश ईयर। तो हमने यहाँ पे जो है हाई रिस्क कस्टमर, 3 कैटेगरीज जो हैं उसमें डिवाइड करा है, ठीक है। हाई रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर एंड लो रिस्क कस्टमर। हाई रिस्क कस्टमर जो है इनका KYC जो है, फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट जो है ये होगा आफ्टर एवरी 2 ईयर, मीडियम का आफ्टर एवरी 8 ईयर, एंड जो लो है इनका आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो तीनों ध्यान में रखिएगा। हमसे हाई रिस्क का पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? 2 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। Banks are required to report to FIU IND any suspicious transaction noticed by them within dash of establishing suspicion।
तो कितने टाइम के अंदर अंदर यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है STR ये सबमिट करवानी होती है FIUIND को बाय द बैंक। अगर कोई सस्पिशन क्रिएट हुआ हो, उनको लगे कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो ये करवानी होती है विदिन 7 डेज, विदिन 7 डेज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट की, या आपका जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट की, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट की, ये 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। ये जो चारों रिपोर्ट है ये 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। एंड जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है ये विदिन 7 डेज, ठीक है। जब सस्पिशन क्रिएट हुआ विदिन 7 डेज ये सबमिट करवानी है FIUIND को, ठीक। ओके, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था आज के टॉपिक का। आई होप सो कि ये जो टॉपिक है AML KYC गाइडलाइन के रिलेशन में ये आपको क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपकी कोई सजेशन है, आई वेलकम योर सजेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बीइंग बैंकर्स। एंड इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज का सेशन है इसे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।